बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ईरान में हंगामे की ज़िम्मेदार हुक्मरान पार्टी है। ये बात एक आलमी इदारे ने बताई है और ये बड़ी एक दिलचस्प रिपोर्ट है। और कौमी असम्बली में ख़िताब के दौरान शहबाज शरीफ ने सबसे अहम और काबिल ज़िक्र बातें क्या की। और फिर उमर अयूब पर हिज़यान, जुनून और हिस्टेरिया का खौफनाक हमला हुआ है। नई हुकूमत और इंतखाबात के हवाले से आलमी रद्द-ए-अमल किया है और IMF ने क्या जवाब दिया है। और साथ ही ये कि अमरीकी अरकान कांग्रेस ने इमरान खान के हक़ में ख़त लिखा था जिनकी तादाद 31 थी, तो उस ख़त का क्या बना। और फिर एक दिलचस्प मौजू ये है कि सिराजुल हक साहब जो हैं जमात इस्लामी के अमीर, वो कमहार पर चढ़ दौड़े हैं। और ये एक अजीब व गरीब, नाकाबिल फ़हम और मज़ाक़ खेज़ हद तक एक कहानी है। तो नाज़रीन, कल कौमी असम्बली के इजलास में फिर हंगामा हुआ, लेकिन आपने एक बात नोट की होगी कि हंगामे के शोर गुल के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म के ख़िताब की आवाज़ हावी रही। और उसकी वजह यही है कि हंगामा करने वाले अरकान की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी माजी में हमने अपोजिशन की देखी। एक तो 91 अरकान थे कौमी असम्बली में, 92 अरकान इमरान खान के हामी, और फिर उनमें से जो हंगामा आराई करने वाले थे वो कुछ 50-60 के दरमियान थे। बाकी जो थे वो बस शामिल बाजा थे, कुछ ज़्यादा गुल नहीं कर रहे थे। और इसमें BBC ने एक रिपोर्ट दी है अपनी वेबसाइट पर, आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसने लिखा है कि ईरान में हंगामे की ज़िम्मेदार हुक्मरान पार्टी है जो हुक्मरान इत्तेहाद है। और उसकी तफसील उसने बयान की है, आप जाकर उसमें देखिए। उसने तफसील ये बयान की है कि हंगामे की इब्तिदा उस वक्त हुई जब हुक्मरान पार्टी के किसी मेंबर ने एक घड़ी निकाल कर दिखाई, तो उसके बाद शोरगुल मच गया और बेपनाह हंगामा हुआ। और जब काफ़ी देर के बाद नारे लगा लगा कर PTI के लोग थक गए, उनके गले बैठ गए, तो उसके बाद हुक्मरान पार्टी का कोई रुकन उठा और उसने दोबारा घड़ी लहरा दी, जिसके बाद PTI के लोग फिर उसी जोश और जज्बे से नाराबाजी में हंगामे में मसरूफ़ हो गए। फिर वो थके तो फिर आ गए। यानी BBC ने लिखा है कि जब भी अपोजिशन के लोग, PTI के लोग थक जाते थे नारा लगा लगा कर, तो हुक्मरान पार्टी का कोई ना कोई आदमी खामोशी से एक घड़ी लहरा देता था, जिसके बाद वो दोबारा मुश्तिल हो जाते और जोशो खरोश में आ जाते। अब पता नहीं घड़ी में ऐसी क्या बात थी कि जिसको देखकर वो मुश्तिल होते थे, या फिर घड़ी उनके लिए जोशो जज्बे का, इंस्पिरेशन का एक मंबा था, सोर्स था, कि जब उनके जोशो जज्बे में कमी आने लगती तो घड़ी देखकर फिर वो दोबारा से तैयार हो जाते। तो वो मुझे एक याद आ रही है बात कि वो लेब्राडोर जो होता है ना, नस्ल है ख़ास जानवरों की, तो उसको अगर छड़ी दूर से दिखाई जाए तो वो भौंकना शुरू कर देता है, और छड़ी अगर पीछे छुपा ली जाए तो वो उसी वक्त वो चुप कर जाता है। तो कुछ इसी तरह का मसला कौमी असम्बली में हुआ। अब मुझे लोग तो इस पर तबसरे कर रहे हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, बुरा शगुन है हुकूमत के लिए, हुकूमत नहीं चलेगी। भाई, ये तुम कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आए हो कि कौमी असम्बली में हंगामा आ रही हो तो हुकूमत नहीं चला करती। ये तो एक दिल बहलाने वाली बात है या तसल्ली देने वाली बात है, या फिर ये PTI को एक उकसावा है कि भाई लगे रहो, एक न एक दिन तो शोर से ये हुकूमत गिरी जाएगी। कौमी असम्बली में शोर से क्या होता है? कुछ नहीं होता। और सड़कों पर एहतजाज करने से कुछ न कुछ होने का इम्कान होता है, लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं हो रहा, इसका भी जिक्र करूँगा। तो कल अपोजिशन पर जो एक यानी कैफियत थी, वो एक किस्म की मायूसाना, जो मायूसी आमेज़ पागलपन की सी कैफियत थी। जिस तरह वो नारे लगा रहे थे, जिस तरह वो घेराव कर रहे थे, और ये मायूसी की एक आखिरी स्टेज है जिसमें आपने देखा कि शेर अफगन और वो जमशेद दस्ती किस्म के लोग जूते और बूट पॉलिश लेकर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के सामने जाने की कोशिश करते रहे। इस तरह कभी होता नहीं है। ईरान में हंगामे होते हैं माजी में, लेकिन वो किसी न किसी तरह डेकोरम में रहते हैं। अच्छा, इनको अपोजिशन को एक बात कन्वे कर दी गई थी एक दिन पहले, ये मैं आपको सही खबर बता रहा हूँ, कि अगर किसी ने उस तरह की हरकत करने की कोशिश की कि कुछ चीज़ उछाली, तो फिर ईरान के कवायद व ज़वाबित का और पार्लिमानी रवायात का पास नहीं किया जाएगा, बल्कि मौके पर ठुकाई की जाएगी। और वो ठुकाई करने की सलाहियत है इनमें, इसलिए कि PTI की जो गुंडागर्द अनासर हैं
यानी जो बढ़ चढ़ कर आगे क़यादत करते हैं। कुछ तो इनमें से मैंने बताया ना कि 20, 25, 30 के करीब ऐसे हैं जो बस शामिल बाजा हैं कि हाथ हिलाकर नारे की आवाज़ में आवाज़ मिला दी, और वो इस तरह आगे बढ़ बढ़ कर वो जो जोश व खरोश का मुजाहरा करने वाले अरकान में वो शामिल नहीं है। तो मुस्लिम लीग नून के पास तो उनसे ज़्यादा तादाद है, यानी मुस्लिम लीग के अपने अरकान की तादाद 104 है, और बीच में इनके PTI की जो 92 हैं, 92 में भी जो बाकी जोश व खरोश से महरूम है उनकी तादाद भी मैंने बता दी। तो इसके बाद फिर कल के इजलास में इन्होंने नारे तो खूब लगाए, लेकिन वो कोई चीज़ उछालने की जुर्रत इन्होंने नहीं की। जब कौमी असम्बली का पहला इजलास हुआ था तो उस वक्त PTI के लोगों ने एक तो वो शैतान का मास्क फेंका था, जिसको खुद PTI के लोगों ने कहा है कि नाराज़गी ज़ाहिर की है कि ये कितना बदसूरत और भयानक और शैतानी किस्म का मास्क किसने बनाया है, और उसका मजाक हो रहा। और उसी का नतीजा था कि ये मास्क उन्होंने फिर वो तर्क कर दिया, छोड़ दिया, उसको फेंक दिया, और वो मास्क दोबारा लेकर नहीं आए, क्योंकि वो वाकई बड़े बुरे बने हुए थे। बल्कि ट्विटर पर एक साहब ने तबसरा किया कि इस मास्क पर जितनी लानत बरस रही है, इतनी लानत तो इमरान खान के अपने चेहरे पर नहीं बरसती जितनी इस मास्क पर है। तो ये वाकई है, वाकई बहुत ही मनहूस और शैतानी किस्म का मास्क था। अच्छा, शहबाज शरीफ में तकरीर की खासी तवील, वो बहुत लंबी तकरीर करते हैं। माजी में भी जब भी उन्होंने तकरीर किया वो लोगों को थका देते हैं, बोर कर देते हैं। अगर वो किसी से अपनी तकरीर शेयर कर लें, मसलन इरफान सिद्दीकी से या किसी दूसरे से, कि वो उसको प्रिसाइज़ कर दे, 1 घंटे की तकरीर बहुत होती है, वो 2 घंटे से कम तकरीर ही नहीं करते। तो खैर खुशी इस बात की है कि उनकी लंबी तकरीर में से अगर हम जैसे लोग बोर हुए तो PTI वालों की हालत क्या होगी, जिन पर एक एक लम्हा शहबाज शरीफ की तकरीर का उनके सरों पर कोरों की तरह बरसता हुआ महसूस हो रहा था, और वो पेचो ताब खा रहे थे, जल बुनकर खाक हो रहे थे। PTI वालों की जो कैफियत थी उसको देखकर तो मैं जो शहबाज शरीफ की लंबी तकरीर का मुखालिफ हूँ, अब मेरा दिल भी ये करता है कि शहबाज शरीफ को अगली तकरीर कम से कम 6 घंटे की करनी चाहिए, ताकि PTI वाले जो हैं इनमें से कुछ तो वैसे ही वो तहलील हो जाए, अपनी जगह पर लिक्विडेट हो जाए। शहबाज शरीफ की तकरीर में जो वादे किए, जो माशी इक़दामात का ऐलान किया, उनकी तारीफ़ें हो रही है, लेकिन मैं तारीफ़ नहीं करूँगा, इसलिए कि जब भी कोई भी हुक्मरान आता है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का हो या किसी और पार्टी का हो, तो वो अपनी तकरीर में ऐसे इक़दामात का ऐलान करता है कि जिनको सुनकर लगता है कि बस पाकिस्तान की 75 साल बुरी किस्मत का ख़ात्मा हो गया, अब एक सुनहरा दौर शुरू होने वाला है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए मैं उनमें से किसी इक़दाम पर बात नहीं करूँगा। जिस तरह के बाज़ लोगों ने तबसरे किए, लंबे लंबे तबसरे किए कि ये फ़ैसला काबिल अमल है, ये फ़ैसला मुश्किल है, इस फ़ैसले से ये फ़ायदा होगा। भाई, जब फ़ैसले पर अमल दरामद होगा और फ़ायदा होगा तब हम बात करेंगे ये इक़दाम अच्छा था। फ़िलहाल तो हमने देखना है कि माजी में शहबाज शरीफ साहब 16 महीने हुक्मरान रहे और उनके साथ इसहाक डार वज़ीर ख़जाना थे। तो हमने एक बात जो नोट की वो ये थी कि टैक्सेशन का सारा टारगेट गरीब और लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, जबकि मराआत याफ्ता और एलीट क्लास को इस्तिस्ना दिए गए, छूट दी गई, सब्सिडी दी गई, यानी उनको सहूलतें दी गई और गरीबों पर बोझ लादा गया। तो मैं इसके सियासी पहलुओं की बात करूंगा। एक तो उन्होंने फ़लस्तीन के मसले पर आलमी मुनाफ़क़त की और दुनिया के ज़ालमाना रवैये की मज़म्मत की और फ़लस्तीन की हिमायत की। ये बड़ी अहम बात है। अगर अपोजिशन में कोई लीडर या गैर हुकूमती कोई भी सियासतदान इसराइल की मज़म्मत करे, अमेरिका की मज़म्मत करे, तो वो बड़ी आसान बात है, कोई भी कर सकता है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पर बैठ कर इस तरह की बात करना अमेरिका को नाराज़ करने के मुतरादिफ है। और शहबाज शरीफ ने ये जुर्रत वाला काम किया है जिसकी मैं तारीफ़ करता हूँ। जिन माशी इक़दामात का उन्होंने ऐलान किया है मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा। फ़लस्तीन वाली बात की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने एक जुर्रतमंद वज़ीर-ए-आज़म का किरदार अदा किया। वरना आपके सामने इमरान खान भी है, जो वो वज़ीर-ए-आज़म था तो उसकी ज़हनी हालत खौफ की इतनी थी कि आपको याद होगा कि एक जलसे में यौम कश्मीर का जलसा था, तो फिरदौस आशिक अवान ने आज़ाद कश्मीर का जो रियासती झंडा है, उस वक्त आज़ाद कश्मीर पर भी PTI की हुकूमत थी, तो आज़ाद कश्मीर का रियासती झंडा उन्होंने इमरान खान को पकड़ाने की कोशिश की। इमरान खान ने वो झंडा हाथ से पटक दिया और फिरदौस आशिक का हाथ झटक दिया। उसको गुस्सा आया कि भाई ये क्या कर रही है, क्योंकि अगर अमेरिका ने देख लिया, भारत ने देख लिया तो फिर तो मेरी वो शामत ले आएंगे।
ये इमरान खान की हालत थी। तो यहाँ तो मसला कश्मीर से आगे का फ़लस्तीन का है। और दूसरी बात उन्होंने की कि 9 मई के ज़िम्मेदारों को रियायत नहीं मिलेगी, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, उन्हें कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ये बात देखने की है, ये बात रियासत भी करती है, फ़ौज के तर्जमान ने भी ये बात की थी। लेकिन हमने देखा ये है कि 9 मई के ज़िम्मेदारों को ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट ने और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह सहूलतकारी से मुज़य्यन किया, मुस्तफ़ीद किया, और उनकी नाअहलियाँ यानी जो इलेक्शन कमिश्नर उनकी तरफ से जो एतराज़ आए थे, जो कानून के मुताबिक थे कि ये तो मुलव्वस है 9 मई के मुकदमात में, मफरूर है, इनको कैसे टिकट दिया जा सकता है। तो हाई कोर्ट ने चुन चुन कर वो उनकी नाअहलियाँ ख़त्म की और यूँ दहशत गर्दों की और मुल्क दुश्मनों की और फ़ौज पर हमला करने वालों की सहूलतकारी की। और आज उनकी एक मुनासिब तादाद में खेप जो है वह कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में मौजूद है। ये रियासत की बहुत बड़ी नाकामी है, रियासत की भी और हुकूमत की भी और निज़ाम की भी, कि मुल्क के खुले दुश्मन, मुल्क को ख़त्म करने वाली बातों का सरेआम ऐलान करने वाले, सरेआम ये कहने वाले कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं, और फ़ौजी इमारतों पर हमले करने वाले, GHQ पर हमले करने वाले, छावनियों पर हमले करने वाले, पाकिस्तान के झंडे नज़र आतिश करने वाले, पाकिस्तान का पासपोर्ट जलाने वाले, ये सारे लोग जो थे वो अदलिया ने इनको अपना डार्लिंग बनाया और हीरो बनाया और आखिरकार वो कौमी असम्बली में पहुंच गए। तो अब ये देखना ये है कि रियासत और इदारे और हुकूमत ये अपने इस वादे को किस तरह पूरा करती हैं और ये इस ऐलान को, इस अज़म को किस तरह हकीकत का रूप देती हैं जो इन्होंने किया है। नाज़रीन, एक कौमी असम्बली के इजलास में एक गद्दार, बल्कि पाकिस्तान के गद्दार अव्वल अयूब खान के पोते ने जो तकरीर की वो इस बात की दलील है कि ख़ास तौर पर उमर अयूब पर पागलपन, हिज़यान, जुनून, हिस्टीरिया, बल्कि बावलेपन का शदीद अटैक हुआ और ऐसा अटैक हुआ जिसका इलाज नहीं है। उसने बकवासबाजी की, खुराफात बकी, बेहुदा फ़िक्रे कहे और झूठ बोले, और लहजा ऐसा था कि कंट्रोल से बाहर था, वो अपने आप पर काबू नहीं पा रहा था। गद्दार का पोता अपने आप पर काबू नहीं पा रहा था। और इसी हिज़यान में उसने कहा, जब उससे स्पीकर ने कहा कि आप कितना वक्त लेंगे, जो कि उनको पूछना फ़र्ज़ बनता है, तो गद्दार के पोते ने हिज़यान ज़दा, हिस्टीरिया ज़दा और जुनून ज़दा और बावलेपन के शिकार गद्दार के पोते ने जवाब दिया कि मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ और वज़ीर-ए-आज़म की मर्ज़ी हो, जितना मर्ज़ी बोले। अब इस फ़िक्रे की दाद कोई कैसे दे सकता है कि वो वज़ीर-ए-आज़म है उमर अयूब खान, और जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म जो है जितना चाहे बोल सकता है, यानी इसको चेयर से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर बाकी जो सुनो खराफात बकी, उसमें एक दिन पहले जो सुनो खराफात बकी वो तो और भी मज़का खेज़ थी, जिससे पता चलता है कि इसका जहन जो है वो ये तकाज़ा कर रहा है कि इसे फ़ौरी तौर पर किसी पागल खाने में बंद किया जाए। ये खासा ख़तरनाक साबित हो सकता है माशरे मिली। इस तरह की चीज़ों को अगर जंजीरें बांधे बगैर खुलेआम छोड़ दिया जाए तो वो किसी को काट भी सकती हैं। इससे पूछा गया कि तुम धांधली की बात करते हो, तुम्हारे तो दादा ने धांधली की थी मादरे मिल्लत के ख़िलाफ़, ये किसी सहाफ़ी ने पूछा। और उमर अयूब ने कहा कि तुम्हारे हक़ाइक़ दुरुस्त नहीं है, तुम्हें हक़ाइक़ का इल्म ही नहीं है। क्या मतलब, ये क्या कहना चाहता है कि धांधली अयूब खान ने नहीं की थी बल्कि मादरे मिल्लत ने की थी, और सहाफ़ी को उसने चुप करा दिया। वरना इससे पूछा तो ये भी जा सकता था कि मादरे मिल्लत का कत्ल किसने कराया, तुम तो घर के भेदी हो, गद्दार के सगे पोते हो, तो ये बता दो कि मादरे मिल्लत को कत्ल किसने किया था। और कराची में जश्न फ़तह का जुलूस जब निकाला था अयूब खान के गुंडे बेटों ने, तो पुरअमन लोगों पर, जो शहरी थे, जो पास्टर भाई थे, जो राहगीर थे, जो अपनी दुकानों में बैठे हुए थे, जो कोई मुखालफाना रद्द-ए-अमल नहीं दे रहे थे, कोई मुखालफत में नार भी नहीं लगा रहे थे, बिला इश्तियाल, बिला वजह और बिला ज़रूरत अयूब खान के गुंडे बेटों ने सरेआम फायरिंग करके बहुत से लोग सड़कों पर मार दिए थे, बहुत से लोग। जिसके बाद कराची में पहली मर्तबा एक लिसानी तअस्सुब पैदा हुआ, क्योंकि अयूब खान के गुंडे बेटों के साथ जो जुलूस था, जो फायरिंग कर रहा था, वो ज़्यादातर एक ख़ास इलाके से ताल्लुक़ रखता था। तो उसकी बुनियाद जो कराची में नस्ली तअस्सुब की बुनियाद इस वाक़े ने रखी। वैसे तो अयूब खान ने जो कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए उनमें सर फहरिस्त एक ये भी है
कि अयूब खान से पहले पाकिस्तान में सूबाई तअस्सुब नहीं था। सिंध में सिंधी पंजाबी का कोई सवाल नहीं था, सिंधी गैर सिंधी का कोई सवाल नहीं था, और किसी और सूबे में भी पंजाब के ख़िलाफ़ नफ़रत नहीं थी। लेकिन अयूब खान एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान में ये सूबाई और लिसानी नफ़रतें पैदा की। अच्छा, इस पागल का मुझे नहीं पता हुकूमत इस पागल का बंदोबस्त क्या कर सकती है। हुकूमत को कुछ ना कुछ करना चाहिए, और नहीं तो सरकारी फ़ंड से इसका ज़हनी इलाज ही करा दिया जाए, ताकि ये मज़ीद शर्मंगेज़ी इस किस्म की बकवास और खुराफात बकने से बाज रहे। नाज़रीन, PTI पर कल सख्त सदमे का दिन था। इनका ख्याल था कि हमारा प्रोपेगेंडा कामयाब हो गया और धांधली लोगों ने मान ली है, इनको कोई मुबारकबाद नहीं देगा, इनको कोई तस्लीम नहीं करेगा। लेकिन कल आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ उठाने और तकरीर करने के दौरान 2 घंटे के अंदर अंदर तमाम दोस्त ममालिक की तरफ से गर्म जोशाना मुबारकबादी पैगामात आ गए। ये पैगामात एक दिन बाद भी आ सकते थे या रात गए भी आ सकते थे। इतनी एमरजेंसी में इनको पैगामात देने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत ये थी कि वो एक मैसेज दे रहे थे कि हम इस हुकूमत को तस्लीम करते हैं, हम इंतखाबात को दुरुस्त तस्लीम करते हैं। धांधली हुई है, ये वो उनको भी पता है, सब हमें भी पता है कि जिस तरह पाकिस्तान में हर इलेक्शन में धांधली होती है, यहाँ इस मरतबा कुछ ज़्यादा हुई, क्योंकि पख्तूनख्वा सूबा जो था 73% पाकिस्तानी की राय है, और ये राय किसी और इदारे की नहीं है बल्कि उस इदारे अफसस की है जिसको इमरान खान बहुत पसंद करता है, और जिसकी PTI माजी करीब में 6 महीने 8 महीने पहले तक इसकी तारीफ़ों के वो अंबार लगाया करते थे कि ये गैर जानबदार इदारा है और ईमानदार इदारा है और इनके कोई लाग लपट नहीं होती। तो उसने कहा है कि 73% पाकिस्तानी अवाम ये समझते हैं कि पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा धांधली हुई है, और मैं बताऊं कि पख्तूनख्वा के 75% नताइज जालसाजी पर मबनी हैं। तो फिर आपने देखा कि चीन ने, सऊदी अरब ने, अमारात ने और दूसरे दोस्त मुल्कों ने शहबाज शरीफ को कितनी एमरजेंसी बुनियादों पर मुबारकबाद दी, और इस मुबारकबाद के बाद फिर जो PTI का जो हाल हुआ वो उनके आप ये रात वाले YouTube चैनल देख लें तो पता चलेगा कि उमर अयूब पर जिस बावलेपन का दौरा पड़ा है, उस बावलेपन के जो जरासीम हैं जिनका इलाज वैक्सीनेशन के अलावा कुछ नहीं होता, वो इन व्लॉगर्स पर भी हमलावर हो गए। तो नाज़रीन, इसके साथ ही ये ख़बर भी अहम है। कुछ ख़बरें ऐसी होती हैं, मसलन किसी के बारे में कहा जाता है ना कि उसका चुप रहना भी एक ख़बर है। तो IMF ने इमरान खान के ख़त का 1 हफ़्ते के बाद भी जवाब नहीं दिया है, और पता ये चला है कि IMF ने उस ख़त को कंसीडर ही नहीं किया। कंसीडर करना ना करना ये बड़ी ही ज़िल्लत और बेतौक़ीरी की अलामत है। कंसीडर करने का मतलब ये है कि ख़त पढ़ा और जवाब दे दिया कि भई आपके मुतालबात ठीक नहीं है, आपका मौक़िफ़ ठीक नहीं है, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। मतलब है तो इनकार, लेकिन इस इनकार में थोड़ी सी इज़्ज़त ये रह जाती है कि चलो ख़त पढ़ा तो सही, गौर तो किया, देखा तो सही, और फिर ये फ़ैसला किया कि ठीक है हमारे हक़ में वो फ़ैसला नहीं करते, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ तो IMF ने उस ख़त की रसीद तक नहीं दी। ईमेल के ज़रिए गया था ये ख़त, ईमेल के ज़रिए, और उसकी रसीद तक नहीं दी। यानी उन्होंने इस ख़त को दरख़ौर इतना ही नहीं समझा। अब अंदाज़ा करें कि इससे ज़्यादा किसी आदमी की या किसी इदारे की या किसी पार्टी की बेइज्जती क्या होगी कि उसके ख़त को ज़ेरे गौर ही न लाया जाए, इस काबिल ही न समझा जाए कि उसे पढ़कर उस पर कोई रद्द-ए-मिल दिया जाए या जवाब दिया जाए। इनकार भी किया जाए तो कम से कम हवाला दिया जाए कि हाँ, हमने आपका ख़त पढ़ा है, आपका मौक़िफ़ पढ़ा है, हम आपके मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम नहीं करते, यही लिख देते। और नाज़रीन, दूसरी खबर भी यही है, अमेरिका में 31 कांग्रेसमैन जो हैं जिनकी अक्सरियत यहूदियों पर मबनी है, और वो पहले भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्टिव रहते हैं हमेशा, और उनकी अगर फ़र्दन हिस्ट्री देखी जाए तो आपको पता चलेगा कि वो भारत के हामी हैं या इसराइल के हामी हैं। इन्होंने एक ख़त लिखा अमेरिकी हुकूमत के नाम पर जिसमें पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया, इमरान खान की फेवर की गई। तो उस ख़त का भी वही हशर हुआ है। 4 दिन उस ख़त को हो गए हैं, आज चौथा दिन है, और अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ने उस ख़त पर खामोशी इख्तियार की है। यानी कोई कमेंट्री भी नहीं की कि ऐसा कोई मेमोरेंडम या जो भी उस ख़त को नाम दें हमें मौसूल हुआ है और हम उसका जायज़ा ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो ख़त भी रद्दी की टोकरी गया। और कल कराची के अखबार उम्मत ने
वो पूरी डिटेल छापी है कि इमरान खान ने कौन कौन सी यहूदी और गैर यहूदी अमरीकी लाबियों को ख़रीदा, उन्हें पैसे दिए और उन पर भारी सरमायाकारी की। उनके कंपनियों के नाम दिए गए लाबिस्ट फर्मों के, और उसका जो नेट रिज़ल्ट अखबार ने लिखा है कि इन सारी लाबिस्ट फर्मों की सर तोड़ कोशिश के बावजूद अमरीकी हुकूमत इमरान खान को ज़रा भी फेवर देने के लिए तैयार नहीं है। इसी को कहते हैं कि पैसा बर्बाद और गुनाह लाजम, यानी पैसा दिया, मज़ा भी नहीं आया और गुनाह लाजम हो गया कि इन्होंने ख़त लिखे लाबियों के लिए, करोड़ों डॉलर इन्होंने ख़र्च किए जो पाकिस्तानियों से शौकत खान के नाम पर वो खैराती रकम और ज़कात की रकम जो वसूल की गई थी वो इन्होंने यहूदियों पर लौटा दी, लेकिन उन लॉबिंग फर्मों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नाज़रीन, आखिर में सिराजुल हक साहब ने सारा गुस्सा कुम्हार पर निकाल दिया है। इन्होंने एक बयान में कहा है कि ये वफाकी हुकूमत जो बनी है, वज़ीर आज़म का हलफ उठाने के बाद जो सबसे पहले रद्द-ए-अमल आया वो सिराजुल हक साहब का था कि ये तो जाली हुकूमत है, जालसाजी से बनी है, ये मैंडेट चोरी करके आई है और तारीखी धांधली की गई है। और इस तरह के फिक्रे भी हैं कि पहले रिज़ल्ट चोरी होता था तो अब पता नहीं इलेक्शन ही चोरी हो गया। इस तरह की बातें की हैं, जो बातें करें उनका हक है, लेकिन इसका पस मंज़र बड़ा दिलचस्प है। पस मंज़र ये है कि जमात इस्लामी पंजाब में तो खैर किसी भी जगह नहीं जीती, बलूचिस्तान में 2 सीटों पर ये जीत सकते थी और 2 सीटों पर ये जीत गई। वहाँ 100% इनके जो इनकी कामयाबी का जो तनासब है उसको हम 100% कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ 2 सीटों पर ही इनकी बेस मौजूद थी वोट बैंक की। इनके दोनों सूबों को आप छोड़ दीजिए। इनके साथ धांधली हुई है 6 सीटों पर कराची में, मैंने पहले भी बताया था, और 6 की 6 सूबाई असम्बली की, और एक कौमी असम्बली की कराची में बताया जाता था फिर। लेकिन कराची ही से मुझे जो रिपोर्ट मिली है वो ये है कि वो कराची से कौमी असम्बली की सीट जमात इस्लामी नहीं जीत सकती थी और वो नहीं जीत रही थी। और कौमी असम्बली वाली बात गलत है, 1 सीट वाली, और सूबाई असम्बली की 6 सीटों वाली बात दुरुस्त है। वो जमात इस्लामी ने जीत ली थी, लेकिन उनको धांधली करके बाद में शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। और पख्तूनख्वा के बारे में बड़े ज़िम्मेदार लोगों ने बताया कि वहाँ जमात इस्लामी 4 सीटों पर जीती थी और 2 सीटों को तो खैर पहले ही हरा दिया गया, यानी इलेक्शन से पहले ही रिज़ल्ट जमात के दोनों उम्मीदवारों को हरा दिया गया। और 2 उम्मीदवार जिनकी कामयाबी का ऐलान हो गया था, जब रिकाउंट हुई तो उसमें उनको भी हरा दिया गया। पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के पास कोई सीट नहीं है, जिस तरह सिंध में भी जमात इस्लामी के पास कोई सीट नहीं है। अच्छा, वहाँ धांधली की MQM ने, ज़ाहिर है वहाँ कराची में, ये सिंध में मुस्लिम लीग नून का तो कोई अमल दखल सिरे से है ही नहीं। वहाँ 100% धांधली इनको पता है, जमात इस्लामी को पता है कि MQM ने धांधली की, पीपल्स पार्टी ने भी धांधली की वो, लेकिन GDA की 3-4 सीटों पर उसने की। कराची के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने धांधली नहीं की, वहाँ जो भी किया MQM ने किया। और पख्तूनख्वा में इनसे 4 सीटें छीनी और 2 तो वो छीनी जिन पर जमात इस्लामी की कामयाबी का ऐलान हो चुका था, और वो भी छीन ली, और 2 पहले छीनी। 4 सीटें पख्तूनख्वा में छीनी। और अब ये आलमी रिपोर्ट भी जैसे मैंने बताया कि वो आ गई कि 73% आवाम का ये कहना है कि सबसे ज़्यादा धांधली पख्तूनख्वा में हुई। 3/3 सीटों पर वहाँ धांधली की गई है और उस धांधली की तफसीलात बहुत ज़्यादा हैं। पूरा प्रोग्राम भी ख़त्म हो जाएगा लेकिन वो धांधली की तफसीलात ख़त्म नहीं होंगी। खुलासा ये है कि वहाँ महकमा तालीम का अमला जो इलेक्शन के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था उनमें सारे, और उसका एक पस मंज़र है, वहाँ 10 साल से भी ज़्यादा अरसा PTI की हुकूमत रही है और इस दौरान उन्होंने महकमा तालीम में चुन चुन कर PTI के लोग और उस्ताद और उस्तानियाँ बिठाई, और जो दूसरे लोग थे वो बिल्कुल अक़लियत में चले गए। और सिर्फ महकमा तालीम नहीं, दूसरे तमाम महकमों में भी यही किया गया कि वहाँ PTI के लोगों को भर्ती किया गया, ख़ास तौर पर जंगलात के महकमे में, जिनको PTI ने अपने दौरे हुकूमत में सूबा पख्तूनख्वा को जंगलात के हवाले से कंगाल बना दिया है। और वहाँ जो पहाड़ थे जिन पर इतने जंगल थे कि अंदर जाते हुए हौल आता था। मैं खुद गया हूँ उन पहाड़ी इलाकों में कि अंदर जाते हुए डर लगता था कि इतने घने दरख्त, और वहाँ वो पहाड़ अब गंजे हो गए हैं, यानी PTI ने इस बुरी तरह दरख्तों की कटाई की है। तो धांधली तो जमात इस्लामी के साथ इनके पीरो मुर्शिद इमरान खान ने की है, और या फिर कराची में MQM ने की है, लेकिन जमात इस्लामी के अमीर गुस्सा किस पर निकाल रहे हैं? वो मुस्लिम लीग नून पर या निगरान हुकूमत पर या फ़ौज पर। ये एक अजीब व गरीब किस्म की, नाकाबिल फ़हम किस्म की पॉलिसी है
कि भाई आपके साथ ज़्यादती तो की है डोंकी राजा ने, जिनकी पख्तूनख्वा पर हुकूमत थी, 10 साल हुकूमत रही है। धांधली आपके साथ डोंकी राजा ने की, गुस्सा आप कमार पर निकाल रहे हैं। वो यही मुहावरा है ना, गया खोते तो गुस्सा कमार थे, खोते से मुराद डोंकी राजा। तो डोंकी राजा के लिए तो आप रतबुल लिसान हैं कि वो तो बड़ा फरिश्ता है, इस दौर का वली है। और जब भी जमात इस्लामी का बयान आता है वो यही आता है कि पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, मुस्लिम लीग नून ने ये कर दिया। जब 2018 के इलेक्शन में जनरल फैज़ वगैरह ये सारा ग्रुप फौज के 3 लाख जवान पोलिंग स्टेशन पर काबिज थे और मुस्लिम लीग के बैलेट पेपर फाड़ फाड़ कर फेंक रहे थे और पीटीआई को जितवा रहे थे, तो उस पर तो आपने कोई तबसरा नहीं किया। बहरहाल आप कुम्हार पर गुस्सा निकालें, होना कुछ नहीं है। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।